हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। पीटी 5 में पेपर 1 का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, 2 हेक्साइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांस 2 हेक्सीन बाय द एक्शन ऑफ। टोटल 4 रिएजेंट गिवन है और ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिएजेंट 2 हेक्साइन को ट्रांस 2 हेक्सीन में कन्वर्ट कर सकता है। हेक्साइन को हेक्सीन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करके डबल बॉन्ड तक लेके जाना है। पार्शियल रिडक्शन का केस है, तो पार्शियल रिडक्शन के लिए आपको 2 रिएजेंट बहुत अच्छे से पता है जो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड तक कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है रोजनमन कैटलिस्ट, रोजनमन कैटलिस्ट। यहां पर रिएजेंट अपने पास क्या है, H2PD इन प्रेजेंस ऑफ BSO4। ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड तक कन्वर्ट करता है। सिमिलरली एक होता है अपने पास बर्च रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। बर्च रिडक्शन में जो रिएजेंट है सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडियम मेटल की जगह लिथियम मेटल को भी यहां पे यूज कर सकते हैं। ये बर्च रिडक्शन के रिएजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड का अगर बर्च रिडक्शन करेंगे तो फाइनली पार्शियल रिडक्शन का प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड तक कन्वर्ट होगा। अब सिंपली आपको ये देखना है कि 2 हेक्साइन से ट्रांस 2 हेक्सीन बनाना है। एक बार 2 हेक्साइन में बना देता हूं। ट्रांस 2 हेक्सीन बनाने के लिए बेसिकली एंटी एडिशन करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन एटम ऊपर से और एक हाइड्रोजन एटम नीचे से अटैच होगा, तो बेसिकली ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सेकंड पे है डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 1 2 3 कार्बन एटम और यहां पे इंसर्ट कर दो, तो टोटल मिला के यहां पे प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांस 2 हेक्सीन। ट्रांस 2 हेक्सीन बनाने के लिए एंटी एडिशन करना पड़ता है। रोजनमन कैटलिस्ट में कौन सा एडिशन होता है, सिन एडिशन। तो यहां से भी हेक्सीन आपको मिल सकता था, लेकिन यहां से आपको क्या मिलता, सिस 2 हेक्सीन। तो रोजनमन कैटलिस्ट तो हमें यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है, बर्च रिडक्शन, क्योंकि बर्च रिडक्शन में एंटी एडिशन होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तक फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली क्या हो गया, रोजनमन कैटलिस्ट H2PD BSO4 ये हटा दो। लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन से ऐसा हो सकता है। H2 इन प्रेजेंस ऑफ PTO2, ये तो अपने पास कंप्लीट रिडक्शन की बात आ गई। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर हेक्साइन का करेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन होगा। कंप्लीट रिडक्शन के बाद अल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। एल्केन हमें नहीं बनाना है, तो सी ऑप्शन भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है NaBH4। NaBH4 कभी भी अल्काइन या एल्कीन का रिडक्शन नहीं करता है। NaBH4 केवल कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में केवल एक ही ऑप्शन आंसर है बी, और बी में आपको क्या दे रखा है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन अल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करता है और पार्शियल रिडक्शन करने के बाद ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड तक कन्वर्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो यहां पर बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री में भी आपको ध्यान देना है। एंटी एडिशन होगा तो ट्रांस एल्कीन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन 2 में आपको क्या दे रखा है, टर्शरी अल्कोहल विल बी ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट, और सारी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किससे कर रखा है, एसिड डेरिवेटिव से। तो फाइनली यहां पे आपको क्या बताना कि टर्शरी अल्कोहल कौन सी रिएक्शन में मिल सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको क्या मिलेगा, R- कार्बोनाइल न्यूक्लियोफाइल होता है और बेस होता है। किसी भी एसिड डेरिवेटिव में एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है तो एसिड बेस रिएक्शन तो होगा नहीं, केवल ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो फर्स्ट टाइम तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, SN2TH। SN2TH रिएक्शन करने के बाद लीविंग ग्रुप यहां से चला जाएगा, अल्काइल ग्रुप लग गया। तो अल्काइल ग्रुप अगर लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी बन सकता है, और एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फाइनली क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो यहां पे फाइनली अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा, तब तक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता रहेगा। तो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस, चारों में से आपको यह पता करना है कि कहां पर टर्शरी अल्कोहल प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो फर्स्ट केस को आप देखो, बहुत इजीली पता कर पाओगे। ये अपने पास फॉर्माइल क्लोराइड आपको दे रखा है, ये इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में।
और एल्डिहाइड में वापस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अटैक करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O माइनस, यहां से दोनों तरफ साइक्लोप्रोपाइल लगा दो, O माइनस का एसिडिफिकेशन आपको करना ही है, एसिडिफिकेशन करने के बाद OH में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल बन गया। तो ये अल्कोहल अपने पास कौन सा है, जिस कार्बन पे OH कनेक्टेड है, इस कार्बन का डिग्री आपको पता करना है। दो तरफ अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। 2 डिग्री अल्कोहल हमें नहीं बनाना है, 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो गया। तो बेसिकली यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि 3 डिग्री अल्कोहल कब बन सकता है, जब यहां पे भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता। तो अगर इधर भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अभी ऐड हो रहा है, तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O के, मतलब कि कीटोन होना चाहिए। कीटोन पे ही फर्दर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, तब जाके ही 3 डिग्री प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो बेसिकली आपको यही चेक करना है कि फर्स्ट टाइम SN2TH के बाद अगर कीटोन प्रोडक्ट आपको मिल जाता है तो कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर रिएक्शन करके 3 डिग्री अल्कोहल बना सकता है। तो कीटोन कहां से मिल सकता है, B, C और D तीनों ऑप्शन से आपको क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट 3 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है। 1 बाय 1 ऐसा करते हैं कि बना के देख ही लेते हैं। E ऑप्शन में तो नहीं मिला है, B ऑप्शन पे आ जाता है। pH माइनस है, CH3 डबल बॉन्ड और Cl है, ये इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। तो फर्स्ट टाइम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड टाइम जब यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, यहाँ पर SN2TH होगा। तो pH अटैच है, pH अटैच है, CH3 अटैच है, 3 डिग्री कार्बन है और 3 डिग्री कार्बन पे OH आएगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर मिलेगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन एकदम सिमिलर है, यहाँ पर एसिड हैलाइड प्रेजेंट था, यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड प्रेजेंट है। तो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो कीटोन आपको मिल जाएगा, और कीटोन पे जब वापस से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अब डी ऑप्शन पे आ जाओ, CH3 MgBr पॉजिटिव नेगेटिव, CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल यहाँ से मिलेगा, Cl C डबल बॉन्ड O80, दोनों तरफ यहाँ पे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 टाइम्स तो यहाँ पे SN2TH होगा। फर्स्ट टाइम अटैक किया, लीविंग ग्रुप गया, सेकंड टाइम अटैक किया, वापस से लीविंग ग्रुप गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 कीटोन में कन्वर्ट हो गया 2 बार अटैक के बाद। और थर्ड टाइम अभी भी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता ही है, तो ये थर्ड टाइम भी अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस कार्बन पे CH3 और CH3 3 CH3 अटैच है, ये कार्बन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये बेसिकली ORM1 का क्वेश्चन था। ORM1 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, एसिड डेरिवेटिव में, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, या तो कीटोन में या फिर एल्डिहाइड में। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, पहले दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर लिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था बी और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है BCD। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको रिएक्शन करना है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, इन प्रोडक्ट में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि इन प्रोडक्ट के बीच में या तो बेसिकली प्रोडक्ट आपको मीजो मिल सकता है, या जो 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं यहाँ पे डायास्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप हो सकता है, एनेंशियोमेरिक रिलेशनशिप हो सकता है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि फाइनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप मेंटेन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। pH यहाँ पे वेज पे है तो अपने आप ही H डैश पे चला जाएगा, इधर डबल बॉन्ड O है, ये काइरल कार्बन, बेसिकली काइरल कार्बन तो है नहीं ना, ये भी रिएक्शन आपको किससे करना है, CH3 MgBr से, डाईइथाइल ईथर की प्रेजेंस में ही CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रखा जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बाद NH4Cl H2O। तो ये बेसिकली क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है, एसिडिक कंडीशन है, NH4Cl एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्शन करना है, दैट मींस एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। फाइनली यहां से जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, इस प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना है, A, B, C और D। पहला बोल रहा है कि रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है,
सेकेंड बोल रहा है कि डायास्टीरियोमर आपको मिलेंगे, थर्ड बोल रहा है कि मीजो कंपाउंड आपको मिलने वाला है, और फोर्थ यहां पे क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ काइरल सेंटर। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो सकता है। तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, इस सारी रिएक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। CH3 माइनस कहां पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, यहाँ पे कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस कार्बन से अटैच्ड ये जो तीनों ग्रुप हैं इसी पर्टिकुलर प्लेन में है। इस प्लेन के जो ऊपर का स्पेस है और इस प्लेन के जो पीछे का स्पेस है कंप्लीटली एम्प्टी है। तो CH3 माइनस फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है, बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो बेसिकली दो प्रोडक्ट तो हमें मिलेंगे, और जहां पर अटैक नहीं हो रहा है ना, वहां पे काइरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये PH और H मैंने एग्जैक्टली इसी तरीके से बना दिया। वैसे ये काइरल कार्बन नहीं है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दे रखी है। बताइए CH3 जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा, O माइनस कहां चला जाएगा, बैक में। O माइनस का फिर एसिडिफिकेशन, O माइनस पे वापस से क्या आ जाएगा, एसिडिक प्रोटॉन। सिमिलरली जब CH3 बैक साइड से अटैक करेगा तो O माइनस कहां चला जाएगा, फ्रंट पे, और O माइनस के आसपास वापस से क्या आ जाएगा, H प्लस। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। अब बताइए दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहां से अगर आप देखोगे इसके फ्रंट में ऐसा मिरर लगाओगे तो आपको क्या लगेगा कि CH3 ऊपर है तो मिरर लगाने के बाद कहां नजर आएगा, नीचे। OH नीचे है तो मिरर लगाने के बाद कहां नजर आएगा, ऊपर। तो बेसिकली आपको लग रहा है कि इतने पार्ट तक मिरर इमेज है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि कंपाउंड में हाफ पार्ट में मिरर इमेज नजर आ रहा है, हाफ पार्ट में मिरर इमेज नजर नहीं आ रहा है। कंपाउंड का कंप्लीट मिरर इमेज अगर है तो मिरर इमेज आप बोल सकते हो। यहां पे ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इस पे पीएच अगेन ऊपर ही है, और यहां पे भी वापस कहां आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे पीएच और एच की प्रेजेंस की वजह से ये जो कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड का कंप्लीट मिरर इमेज नहीं आएगा। तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन सा हो गया, डायास्टीरियोमर्स। क्या होता है डायास्टीरियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये डायास्टीरियोमेरिक रिलेशनशिप हो गया। रासायनिक मिक्सचर बन रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। रासायनिक मिक्सचर बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के इनेंशियोमर आपको चाहिए। जैसे मान लो कि ये दोनों कंपाउंड रासायनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, HOHCl लगा देता हूं, जैसे D और T, यहां पे D, H और T और OH एक ही काइरल कार्बन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। मतलब दोनों के पास कौन सा रिलेशनशिप है, इनेंशियोमेरिक पेयर है ये। तो अगर इनेंशियोमेरिक पेयर का 50-50% मिक्सचर आप बनाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक मिक्सचर। रासायनिक मिक्सचर में दो कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के एनेंशियोमेरिक पेयर हैं, तो दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन बेसिकली सेम होगा। अगर मान लो कि इसका +50 है तो इसका कितना होगा, -50। तो दोनों को अगर इक्विमोलर मिक्सचर बना दिया जाए तो इक्विमोलर मिक्सचर का जो अल्टीमेट ऑप्टिकल रोटेशन है वो कितना आएगा, 0। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं फिर, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर, और क्या बोलते हैं, रासायनिक मिक्सचर। तो ये तो आंसर नहीं है। यहाँ पे ना तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, और ना ही ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ना तो ये काइरल कार्बन है ना ये काइरल कार्बन है, पीओएस प्रेजेंट है यहाँ पे। डायास्टीरियोमर है, मीसो कंपाउंड नहीं है। मीसो कंपाउंड के लिए 2 या 2 से ज्यादा काइरल कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए और ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे कितने काइरल कार्बन प्रेजेंट है, 0। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ काइरल सेंटर, बिल्कुल सही बात है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे कोई काइरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच लिबरेट्स F- ऑन रिएक्शन विद MEO-। तो MEO- यहां पे न्यूक्लियोफाइल है और F- बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो कहां पे ऐसा हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पे हो सकता है, कहां पे नहीं हो सकता, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग विच लिबरेट्स F- ऑन रिएक्शन विद MEO-। तो ये तो क्या हो गया, लिविंग ग्रुप,
और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब इसके ऑप्शन आप देखो, ORM3 में जो आपने पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन में सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड दे रखे हैं, तो बेसिकली किसका केस हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एरोमेटिक हैलाइड्स। बहुत सिंपल है, एरोमेटिक हैलाइड में किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसकी सारी जानकारी आपके पास है। एरोमेटिक हैलाइड में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक तो लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि ये लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, और एक क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाता है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजीन रिंग में, वहीं पे केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो फ्लोरीन माइनस लीविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल MEO माइनस अटैच हो सकता है। यहाँ क्या प्रेजेंट है, OMe। OMe क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इस जगह कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हैलाइड के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे प्रेजेंट हो सकता है, मेटा पे प्रेजेंट हो सकता है, या ऑर्थो मेटा दोनों पे प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तब जाके यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इतना आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर फ्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, उसी जगह ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। तो NO2 का क्या लगता है, -M, इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे पैरा पे प्रेजेंट है, तो -M लग भी पाएगा। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसके बाद अपने पास क्या है, दो NO2 ग्रुप लगा दिए, तो पक्की बात है कि यहां पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम है, तो न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करेगा। और लास्ट में Me लगा रखा है। Me मतलब क्या हो गया, CH3 क्या ऑफर करता है, +Hc, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया अपने पास, B और D। बहुत इजी क्वेश्चन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हैलाइड। यहां से आपके कंसेप्ट रिवाइज हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर आपको बना के दे रखा है, इन द गिवन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस रेडिली एट कार्बन। तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में आपको पता करना है कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक कर सकता है। ORM2 ARSE रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, जिस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पता होना चाहिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, इधर भी CH3 अटैच्ड है। इसको क्या लिख रखा है, 1 2 3 इधर है 1 2 3। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली कहाँ पे अटैक कर सकता है, तो बहुत सिंपल है। इस रिंग में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हैलोजन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, NO2 का ओवरऑल क्या लगता है, -M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक लेफ्ट वाले बेंजीन रिंग पे तो नहीं होगा। राइट वाले बेंजीन रिंग में अगर आप देखो तो CH3 और CH3 कनेक्टेड है, क्या लगता है, +Hc, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट है। तो पहली बात तो इसी रिंग में अटैक करेगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो +Hc होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो और ये पैरा, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो ये पैरा, और ये बेसिकली 1 और 3 दोनों पोजीशंस एग्जैक्टली सिमिलर हैं, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों पे अटैक कर सकता है। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो गया कि सेकंड बेंजीन रिंग में फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ORM2 में आपने पढ़ा था, क्या बताया था कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन सी बेंजीन रिंग में पॉसिबल नहीं हो सकता, जिस बेंजीन रिंग में हाईली एक्टिवेटिंग या हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नॉट पॉसिबल। हाईली डीएक्टिवेटिंग रिंग में एक जनरली आपको मैं बता देता हूं, जैसे मान लो कि NO2 अगर लगा हुआ है और एक्टिवेटिंग रिंग में अगर आपने OH लगा रखा है, तो यहाँ तो बेसिकली NO2 का क्या लगता है, -M लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम है, तो यहाँ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। ये बात भी बहुत अच्छे से आपको बताई थी कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में
जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये नहीं होता है, लेकिन बाकी के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जैसे कि नाइट्रेशन हो गया, हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन होता है, वो सब तो बहुत अच्छे से होते हैं। केवल फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाता, मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन और असाइलेशन नहीं होता है। रीजन क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ तो इसका प्लस एम लग रहा है ना, प्लस एम लगने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो यहाँ तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। रीजन क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में अपने पास रिएजेंट क्या होता है, जैसे अल्काइलेशन की बात करें तो RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है। तो ये जो हाईली एक्टिवेटिंग रिंग है, यहाँ पे बेसिकली प्लस एम लगा होगा, जैसे OH का प्लस एम, NH2 का प्लस एम, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर AlCl3 यहीं पे डोनेट नहीं कर लेगा क्या। तो ये जो फिनॉल है ये AlCl3 के साथ एक अडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, और अल्टीमेटली अब आप इस बेंजीन रिंग पे देखो, डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है इसके ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया तो इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे फर्दर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर हाईली एक्टिवेटिंग या हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर अटैच्ड है तो दोनों के केस में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। चारों ऑप्शन में यहाँ पे बना देता हूं, और आपको पता करना है कि कहां पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। ए ऑप्शन है, बेंजीन में 2 NO2 लगा रखे हैं, एक NO2 से ही बेंजीन में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, 2 NO2 में तो पक्का नहीं होगा। अगली बार बेंजीन में क्या लगा रखा है, CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और NR3+ स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो फर्स्ट 2 केसेस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगले में क्या प्रेजेंट है, COOH मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में आता है, लेकिन आपको ये बता रखा है कि COOH के केस में भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। और डी ऑप्शन आप देखिए, C5H5N, तो C5 ऑफ नाइट्रोजन, टोटल कितना हो गया, 6 पाइरिडीन की बात है। अब पाइरिडीन में तो कोई ग्रुप आपने प्रेजेंट नहीं रखा है, लेकिन पाइरिडीन भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं कर सकता। रीजन सिंपल है, पाइरिडीन भी क्या करेगा, नाइट्रोजन के लॉन पेयर लुईस बेस लुईस एसिड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, लॉन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा, तो यहां से भी एक अडक्ट का फॉर्मेशन है, और इस अडक्ट में बेसिकली इस पर्टिकुलर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं ना, इन चारों ऑप्शन में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, तो बेसिकली चारों ऑप्शन आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन एक रिएक्शन दे रखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। रिएक्शन में आपको रिएजेंट दे रखे हैं, मतलब कि शुरुआत में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये बता रखा है, प्रोडक्ट आपको बता रखा है, केवल इतना गेस करना है कि कौन सी रिएक्शन करें ताकि आपको प्रोडक्ट मिल जाए। तो ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बहुत इजी होता है, रिएजेंट से केवल आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या मिल रहा है, और बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर दो, तो फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। और अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप अटैच्ड है, तो इस ग्रुप के बारे में आपको पता करना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, उसी हिसाब से फिर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करो। तो 2 प्रॉब्लम होती है कि इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैच करना है, और सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है। इन दोनों प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट बहुत इजीली बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बेंजीन की रिएक्शन करवानी है किसी पर्टिकुलर रिएजेंट से, और प्रोडक्ट आपने बना दिया टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो बताइए कौन सा रिएजेंट यहाँ पे हो सकता है। तो सिंपली दिख रहा है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बनाने के लिए बेंजीन तो अपने पास क्या है, सबस्ट्रेट दे ही रखा है, और जो रिएजेंट है उन रिएजेंट से आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलना चाहिए, टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये चेक करो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिस ऑप्शन से इलेक्ट्रोफाइल टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बिल्कुल सही है। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, मतलब यहां से लीविंग ग्रुप को लेके भाग जाएगा। तो ये क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन AlCl3Br-, यहां से टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन मिल रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट ही आ जाएगा। ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है,
इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो OH जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप में। O का लोन पेयर H प्लस पे अटैक करेगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, OH2 प्लस। OH2 प्लस यहाँ से लीव करेगा तो क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन। टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, फाइनल प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा। अगले ऑप्शन पे आओ। अगले ऑप्शन में आपको आइसोब्यूटीन दे रखा है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो एल्कीन पे H प्लस इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करता ही है, एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ही फेवर्ड होता है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड पे। तो पाई बॉन्ड पे अटैक करने के बाद इलेक्ट्रोफाइल टर्मिनल कार्बन एटम से अटैच होगा ताकि मिडिल कार्बन एटम पे पॉजिटिव बने। यहाँ पे जो कार्बोकैटाइन बनेगा ये ज्यादा स्टेबल है। अगेन टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल आपको मिल गया तो फाइनल प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो ABC ऑप्शन में तो ऐसा हो सकता है। अब D ऑप्शन पे आ जाओ। D ऑप्शन में क्या दे रखा है, CH3 CH Cl CHPH, बस इतना दे रखा है। और यहाँ पे कोई AlCl3 जैसा नहीं दे रखा है। तो बेसिकली अगर यही आपको दे रखा है तो इससे आपको इलेक्ट्रोफाइल तो कोई जनरेट कर ही नहीं सकता। एक न्यूट्रल कंपाउंड है और इस न्यूट्रल कंपाउंड से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि किसी के साथ इसने रिएक्शन किया ही नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं मिलेगा। और अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन भी करवाएं तो AlCl3 क्या करेगा, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, अल्टीमेटली क्लोरीन यहां से चला जाएगा। तो क्लोरीन माइनस जाएगा तो AlCl4 माइनस, और उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन तो नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिल सकता क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो पहले 3 ऑप्शन में ऐसा हो सकता है और 4th ऑप्शन से डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ABC ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन तो सारे इजी लग रहे हैं। तो इस पेपर में बेसिकली आपका जो स्कोर है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपने अपना कोर्स भी कंप्लीट करके रखा है, सिंपली थ्योरी भी पढ़ा है, तो उसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। कहीं से कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। सिंपली यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कोर्स कंप्लीट करने का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोर्स कंप्लीट होता है तो उस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, इसमें जो अपने पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये आपको फाइंड आउट करना है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा रखा है और रिएक्शन करवाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको बताया हुआ है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये आपको बनाना है। रिएजेंट देख लो, एक्सिस ऑफ NH2 NaNH2। तो NH2 माइनस तो बहुत अच्छा बेस होता है, सोडियम अमाइड। यहां तो आपको पता चल रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन करता ही है। इसका मतलब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन करेगा तब जाके कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। कौन सा एलिमिनेशन होता है, E2 एलिमिनेशन। एक्सिस ऑफ NaNH2 के साथ आपको वर्क करना है। इसके बाद H2O और सेकंड अपने पास क्या है, HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और ये आपको सॉल्वेंट दे रखा थोड़ा बहुत, ये कैटालिटिक अमाउंट में होता है HgSO4। ये बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है, एग्जैक्टली OFDM के तरीके से। तो ये पूछा है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो भी है उसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। फर्स्ट इज, सेकंड इज अल्कीन, थर्ड इज डाइब्रोमोपेंटेन एंड अगेन फोर्थ इज डाइब्रोमोपेंटेन। E और B ऑप्शन तो आप ऐसे ही गलत कर दो। अल्केन और अल्कीन दोनों ही सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। सोडियम अमाइड के साथ कौन रिएक्शन करता है, NH2 माइनस बहुत ही अच्छा बेस है, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो बेसिकली अगर ये बेस है तो एसिडिक प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल है तो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ना तो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट 2 में और ना ही कोई एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो एक्सिस ऑफ NaNH2 के साथ तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं सीधा, डाइब्रोमाइड दे रखा है, NH2 माइनस बहुत अच्छा बेस है, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे फेवर्ड नहीं होगा। कौन सा रिएक्शन फेवर्ड होगा, एलिमिनेशन। डाइब्रोमाइड है तो बेसिकली 2 टाइम्स एलिमिनेशन होगा। 2 टाइम्स एलिमिनेशन होगा तो क्या बनेगा, अल्काइन बनेगा। कौन सा बन जाएगा, पेंटाइन। इधर से भी क्या बनेगा, पेंट 2 आइन।
यही ऑप्शन दे रखा है ना, बिल्कुल सही। यहाँ से पेंट 1 आइन बनेगा, यहाँ से पेंट 2 आइन बनेगा सी और डी से, और ये सी और डी दोनों ऑप्शन आंसर आने वाले हैं। अगला अपन को क्या दे रखा है, HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। OMDM के प्रोडक्ट आपको बनाना है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना है। डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर का एडिशन होता है। डाइल्यूट एसिड में एसिड से आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलता है, H+, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से मिलता है, वाटर से। वाटर से क्या न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, OH-। तो H+ और OH- दोनों अटैच करना है। जब यहाँ पे H+ अटैच होगा तो देखने में तो आपको क्या लगेगा कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिला है, लेकिन इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में कोई रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में अगर आपको रीअरेंजमेंट चाहिए तो सिंगल बॉन्ड के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो फर्स्ट कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो ऐसा कोई केस यहाँ पे है नहीं, और इसीलिए आपने याद कर रखा है कि OMDM में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है, विदाउट रीअरेंजमेंट मिलता है। तो यहाँ पे आप OH अटैच कर दो। अब ये अपने पास क्या बन गया, एक तरीके से इनॉल फॉर्म बन गया। इनॉल से आपको क्या बनाना है, कीटो, तो C डबल बॉन्ड वापस से बना दो, और ये OH का हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे अटैच कर दो, इनॉल फॉर्म आपने बना दिया। तो इनॉल फॉर्म अपने पास क्या हो गया, 2-पेंटेनॉन। तो C ऑप्शन से तो ऐसा हो गया, D ऑप्शन से भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे H अटैच हो गया, इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे क्या अटैच हो जाएगा, OH। इनॉल से वापस से कीटो बनाओगे तो ये पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चला जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, अल्फा कार्बन पे। यहां से भी वापस प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, 2-पेंटेनॉन। तो C और D ऐसा ऑप्शन है जहां पर किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ ये पर्टिकुलर रिएजेंट अगर रिएक्ट करेंगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट है 2-पेंटेनॉन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था। इसमें आपने क्या देख लिया, एलिमिनेशन भी देख लिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी देख लिया, और टॉटोमेरिज्म भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले दो क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सिमिलर हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में भी रिएजेंट आपको दे रखा है, प्रोडक्ट आपको दे रखा है, केवल इतना गेस करना है कि सबस्ट्रेट क्या हो सकता है। ये सब हटा देते हैं। ORM 1, 2, 3, 4 इन सारे चैप्टर्स की जो रिएक्शंस है ये रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबस्ट्रेट आपको बताना है। रिएक्शन किससे किया है, H2SO4 हीट। तो ये सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पे अल्कोहल होगा, क्योंकि अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से फाइनली ZF एल्कीन प्रोडक्ट हमें बनाना है। इसके बाद सेकंड रिएक्शन क्या है, O3ZnCH3CH, मतलब O3ZnH2O के जैसा ही है। यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन कहाँ से मिलता है, H2O से, तो इस जगह एसिडिक प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, CH3CH। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पे H2O होता है, यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, CH3CH। अगेन यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि ओजोनोलिसिस करना है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो अल्कीन होगा या अल्काइन होगा। ओजोनोलिसिस करने के बाद फाइनली इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, CHO 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ABCD ऑप्शन है। चेक करना है कि कौन से सबस्ट्रेट से ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। सिंपली समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट आपके पास दे रखा है तो बेसिकली आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना होता है। पता ये ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट ये हैं, तो ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट से वापस से एल्कीन हम कैसे बना सकते हैं, ये जो डबल बॉन्ड O होता है, इन डबल बॉन्ड O को वापस से कंबाइन कर दो, और कंबाइन करके कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्ट कर दो। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सीन। और इसी के ओजोनोलिसिस अगर आप करोगे तो दोनों तरफ डबल बॉन्ड O लगा दो। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो फाइनली कार्बोनिल कंपाउंड तक ही प्रोडक्ट बनाना है। कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है। तो ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम है। बताइए, ये साइक्लोहेक्सीन आपने बनाया है, ये साइक्लोहेक्सीन कहां से मिल सकता है, किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करना है तो साइक्लोहेक्सीन मिलना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 केवल किससे रिएक्ट करता है, अल्कोहल से। अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की रिएक्शन आपको देखनी है, इवन एलिमिनेशन होता है, फाइनली हॉफमैन प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो बेसिकली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने पास क्या हो सकता है, अल्कोहल। ए ऑप्शन हटा दो, डी ऑप्शन हटा दो, बी और सी में आना है। यहां से क्या मिलेगा, एसिडिक कंडीशन होती है,
लॉन पेयर H प्लस को डोनेट होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुड लिविंग ग्रुप OH2 प्लस में। गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से चला गया, कार्बोकेटाइन मिल गया। अब ये कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पे उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। दोनों बीटा कार्बन सेम है, बीटा कार्बन से H प्लस को रिमूव किया तो साइक्लोहेक्सीन। बी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सी ऑप्शन में 5 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग एक्सपेंड होकर 6 मेंबर्ड रिंग में नहीं जा सकता। कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कर देते हैं तो H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ओके लॉन पेयर पे अटैच हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, OH2 प्लस। गुड लिविंग ग्रुप है, लीव कर गया। उसके बाद आपको क्या मिल गया, साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कैटाइन। और ये जो कैटाइन आपने लगा रखा है, रिंग पे लगा रखा है, रिंग पे है तो बेसिकली यहां से एक्सपेंशन तो हो नहीं सकता। अगर ये ऐसा कैटाइन होता तो इसके बाद हम रिंग एक्सपेंशन कर सकते थे। रिंग एक्सपेंशन के बाद ये किस में जाता, साइक्लोहेक्साइल कैटाइन में जाता और फाइनली यहां से बीटा कार्बन से H प्लस को रिमूव करने के बाद साइक्लोहेक्सीन मिल सकता था। लेकिन ये कंडीशन तो अपने पास है ही नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे कैटाइन 3 डिग्री पे है और 3 डिग्री से ये कैटाइन रीअरेंज करके 1 डिग्री पे तो नहीं जा सकता। तो बेसिकली यहाँ से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा केवल आपको बीटा एलिमिनेशन करना है। तो बेसिकली ये बीटा डिफरेंट है, ये दोनों बीटा सेम है, तो 2 एल्कीन यहाँ पे मिल सकता है। और ये जो दोनों एल्कीन है, ये दोनों एल्कीन साइक्लोहेक्सीन नहीं है, तो यहां से जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो फाइनली ये पर्टिकुलर एल्डिहाइड प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, केवल बी ऑप्शन यहां पे सही था। तो इसमें आपने क्या रिवाइज कर लिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम है। कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसकी रिएक्शन एक्वस H2SO4 से करना है। H2SO4 कंसंट्रेटेड क्वांटिटी में नहीं है, एक्वस H2SO4 है, मतलब कि डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करना है। तो डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्शन करते हैं इसका मतलब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होगा, एल्कीन। एल्कीन का डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो एडिशन ऑफ वाटर का केस आता है। एडिशन ऑफ वाटर से फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, अल्कोहल। और इसमें जो प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं वो अल्कोहल ही है, ये अल्कोहल। मतलब पक्की बात है कि यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, एल्कीन ही प्रेजेंट होगा। एल्कीन में पाई बॉन्ड को ब्रेक करके क्या अटैच करना है, H प्लस और OH माइनस। H2SO4 से ऐसा होता ही है। कौन सा रिएजेंट है, पहला वाला है मिथाइल साइक्लोपेंटीन, अगला क्या है 1 साइक्लोब्यूटाइल इथेनॉल, नेक्स्ट है साइक्लोपेंटीन, अगला है साइक्लोहेक्सीन। तो डी ऑप्शन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक बार। ये प्रोडक्ट आपको बनाना है, एक्वस H2SO4 है, मतलब H प्लस H2O। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, वाटर से, वाटर से न्यूक्लियोफाइल कौन सा आएगा, OH माइनस। पाई बॉन्ड पे अटैक किया तो किसी एक पर्टिकुलर कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम अटैच हो गया तो नेक्स्ट कार्बन एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन बना है, मतलब कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको यहां से वाटर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद क्या अटैच हो गया, OH2 प्लस। H प्लस यहां से फाइनली रिमूव कर दो तो अल्टीमेट वाटर से जो न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है वो कौन हो जाता है, OH माइनस। तो ये आपको मिल गया साइक्लोपेंटेनॉल। आपको क्या बनाना है, मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है। यहां से साइक्लोहेक्सेनॉल मिलेगा, साइक्लोपेंटेनॉल नहीं मिलेगा। ये दोनों ऑप्शन हटा रहा हूं मैं। अब फर्स्ट 2 ऑप्शन पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, साइक्लोपेंटीन है, अगले में साइक्लोपेंटीन नहीं है। अब देखिए यहां पे, यहां अल्कोहल है, यहां पे एल्कीन है। रिएक्शन किससे करना है, डाइल्यूट एसिड से। H प्लस H2, पाई बॉन्ड पे H प्लस ने अटैक किया तो H प्लस इस कार्बन एटम से अटैच होगा ताकि एडजेसेंट 3 डिग्री कार्बन एटम पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। अब यहाँ पे फाइनली न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। 2 ही स्टेप होती है बेसिकली। वाटर से अल्टीमेटली न्यूक्लियोफाइल कौन अटैच होता है, OH माइनस। तो ये डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल गया, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आंसर है। अब सेकंड पे आइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अल्कोहल का रिएक्शन आपको डाइल्यूट एसिड से करना है, तो देखते हैं कि डाइल्यूट एसिड से इसका रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे नॉर्मली आप देखो एक बार, अल्कोहल की डाइल्यूट एसिड से अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होना चाहिए, ROH H2O H प्लस।
O का लॉन पेयर H प्लस पे अटैक करेगा तो OH किस में कन्वर्ट हो गया, गुड लिविंग ग्रुप OH2 प्लस में। अब ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, R प्लस कार्बोकेटाइन बन गया। R प्लस कार्बोकेटाइन पे H2O न्यूक्लियोफाइल वापस से अटैक करेगा तो अगेन ROH अल्कोहल मिल जाएगा। तो बेसिकली कोई फायदा तो होता नहीं है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड से करेंगे तो फाइनली वापस से अल्कोहल ही प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन इसका एक फायदा है, फायदा बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिल रहा है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली जो फाइनली अल्कोहल आपको मिलेगा ये अल्कोहल रीअरेंज्ड अल्कोहल होगा, फर्स्ट अल्कोहल का आइसोमर ये हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। O का लॉन पेयर H प्लस पे अटैक किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH2 प्लस, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, वाटर लीव करने के बाद ये कार्बोकेटाइन बन गया, साइक्लोब्यूटाइल इथाइल कार्बोकेटाइन। साइक्लोब्यूटाइल का जो नेक्स्ट कार्बन एटम है यहाँ पर बेसिकली कार्बोकेटाइन है और रिंग एक्सपेंशन का केस आएगा। रिंग एक्सपेंशन एक तरीके से कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट ही होता है। ये जो 2 डिग्री कार्बन है और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है तो ये कार्बोकेटाइन इधर तक रीअरेंज होगा। जब ये यहाँ पे रीअरेंज होगा तो इसे यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को माइग्रेट करना होता है और जब इस तरीके से केस आता है तो कौन ग्रुप माइग्रेट करता है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जब यहाँ से माइग्रेट करेगा तो ये रिंग एक्सपेंड होकर 4 to 5 में चला जाएगा और 4 से ज्यादा स्टेबल 5 का रिंग होता है। एग्जैक्टली वही ड्राइंग में बना रहा हूं। यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद तो ये टोटल 5 मेंबर्ड रिंग आपको मिल गया। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके नेक्स्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है, हटा दो ये। अगेन पॉजिटिव किस पे, 2 डिग्री पे, नेक्स्ट कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री। तो यहां से एक पर्टिकुलर ग्रुप माइग्रेट करेगा। सबसे पहले किसका माइग्रेशन होता है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट कर गया तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर 3 डिग्री पे आ गया। अब फाइनली इससे ज्यादा रीअरेंजमेंट तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो अल्टीमेटली कार्बोकेटाइन पे वापस से वाटर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करने के बाद ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो जो गिवन अल्कोहल था इसका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद रीअरेंज्ड अल्कोहल आपको मिल गया और ये रीअरेंज्ड अल्कोहल डिजायर्ड प्रोडक्ट है। तो ए और बी ऑप्शन ऐसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिनकी एक्वस H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद डिजायर्ड अल्कोहल प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए और बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अभी तक तो सारे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस हैं, थोड़ी देर में पैसेज बेस्ड भी हम सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली विद HCl एंड ZnCl2 एनहाइड्रस। वाइट टर्बिडिटी, लोकस टेस्ट की बात आ गई तो लोकस टेस्ट में बेसिकली रिएजेंट अपने पास कौन होता है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। लोकस टेस्ट किसके लिए करते हैं, अल्कोहल के लिए। अल्कोहल की रिएक्शन अगर HCl के साथ करेंगे तो फाइनली अल्काइल क्लोराइड प्रोडक्ट हमें मिलता है और ये अल्काइल क्लोराइड वाटर में बहुत ज्यादा मिक्स नहीं होता है। व्हाइट टर्बिडिटी आपको ऑब्जर्वेशन नजर आता है। अल्कोहल की रिएक्शन जब HCl के साथ हम करेंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे मान लो कि HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अब HCl अपने पास क्या एसिड ही तो है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपको दे रखा है। H प्लस ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैक करेगा तो OH किस में कन्वर्ट हो गया, OH2 प्लस गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये गुड लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर गया, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। बेसिकली SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आपको मिल गया, Cl माइनस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट आपको मिल गए अल्काइल क्लोराइड। और ये आपको कैसे पता चलता है, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाता है रिएक्शन मिक्सचर में। तो जो कार्बोकेटाइन है अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली ज्यादा होगा। ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कब हो सकता है, जब ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री हो। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कब बन सकता है, जब इनिशियली 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट था। तो 3 डिग्री अल्कोहल में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, 2 डिग्री में कम होता है, 1 डिग्री में बिल्कुल कम होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो व्हाइट टर्बिडिटी बहुत जल्दी आ जाती है, रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। इंस्टेंट व्हाइट टर्बिडिटी आपको दिखाई देता है। यहाँ पे 5 मिनट में व्हाइट टर्बिडिटी आता है और यहाँ पे व्हाइट टर्बिडिटी कभी भी नहीं आता है क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे यही देखना है
Which of the following alcohol gives white turbidity immediately with HCl in presence of ZnCl2? Immediately white turbidity आना चाहिए, इसका मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। कार्बोकेटाइन बेसिकली 3 डिग्री हो सकता है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकता है। अब इसके ऑप्शन में यहां पे बना देता हूं, ऑप्शन आप देखना। फर्स्ट ऑप्शन है CH3CPH OH OC2H5। अब ये क्वेश्चन तो बेसिकली आपसे अभी नहीं होगा, ये ऑप्शन तो आप चेक नहीं कर पाओगे। PHCH CH3OH थर्ड ऑप्शन अपने पास, और फोर्थ ऑप्शन है PHCHOH CH डबल बॉन्ड CH2, और अगला ऑप्शन है नॉर्मल प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन बेसिकली स्टेबल नहीं होता है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है, प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब कि व्हाइट टर्बिडिटी कभी आएगी नहीं, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। यहां से क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और आपने क्या पढ़ा है कि 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ही सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहीं पे इंस्टेंटली व्हाइट टर्बिडिटी आपको दिखाई देती है। लेकिन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के अलावा और भी तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होंगे जहां पे बेसिकली रेजोनेंस हो सकता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो है ही सही, साथ ही साथ पीएच और CH डबल बॉन्ड CH2 का रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहाँ पे भी व्हाइट टर्बिडिटी इंस्टेंटली आएगी क्योंकि इंस्टेंटली रिएक्शन होना है। ये अपने पास अगेन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन पे आप आ जाओ। फर्स्ट ऑप्शन में आपको लग रहा है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा और यहां पे भी व्हाइट टर्बिडिटी आना चाहिए। रिएक्शन करवाया आपने H2SO4 से, सॉरी HCl से, मतलब कि वहां से एसिडिक प्रोटॉन H+ आपको मिल गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2+ में। OH2+ गुड लीविंग ग्रुप होता है, लीव कर गया, और ये कार्बोकेटाइन OC2H5 के +M से स्टेबलाइज्ड है। तो आपको लगेगा कि कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो यहाँ पे भी इंस्टेंटली रिएक्शन होगा, इंस्टेंटली रिएक्शन होगा तो व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। लेकिन ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, यहाँ पे व्हाइट टर्बिडिटी नहीं आएगी, क्योंकि एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है एक तरीके से। इसमें आपको इस पर्टिकुलर कार्बन से क्या अटैच्ड है, OH और OC2H5। तो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, OR बोल देता हूं मैं इसको हम बोलते हैं, ये कीटोन से एक बार अल्कोहल का एडिशन करने से बना है, मतलब इसको बोलते हैं हेमिकीटल। ये सब आपको कार्बोनिल कंपाउंड के चैप्टर में समझ में आएगा। और ये जो हेमिकीटल है एक तरीके से ईथर ही होता है, ये बेसिकली एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो ये वापस से हेमिकीटल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कीटोन HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो वहां से कोई भी व्हाइट टर्बिडिटी आपको नहीं मिलेगी। तो इसको आपको एज अ अल्कोहल ट्रीट नहीं करना है, इसको आप वापस से क्या देखो कि ये आपको कीटोन दे रखा है। तो किस तरीके से वापस से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल यहां से लीव कर जाएगा, तो PHC डबल बॉन्ड और CH3 ये कीटोन है। ये हेमिकीटल एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है, तो हेमिकीटल वापस से इस पर्टिकुलर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कीटोन अपने पास HCl और ZnCl2 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। HCl और ZnCl2 के साथ कौन रिएक्शन करता है, अल्कोहल। तो इसका आंसर अपने पास क्या हो गया, 2 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच फॉलोज SN2 पाथ। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन आपको दे रखी है, ये पता करना है कि कौन सी रिएक्शन में SN2 पाथ फॉलो हो रहा है और कौन सी रिएक्शन में SN2 पाथ फॉलो नहीं हो सकता। SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। SN2 कहाँ फॉलो होता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में बहुत कम होता है, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, SN1 होता है। आइडेंटिफाई रिएक्शंस दैट फॉलोज SN2 पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 रिएक्शन गिवन है। अल्कोक्साइड आयन है, बहुत ही अच्छा बेस है, वेरी गुड बेस। तो यहां तो डाउट है कि SN2 पाथ फॉलो होगा, यहां तो गुड बेस की प्रेजेंस में तो एलिमिनेशन हो जाता है, एलिमिनेशन फॉलो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आगे जो अल्काइल हैलाइड आपको दे रखा है, ये 3 डिग्री दे रखा है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में गुड बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन ही फेवर होगा,
कंप्लीट एलिमिनेशन के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये एग्जैक्ट सेम रिएक्शन हमने कहाँ देखा है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, एक तो अल्काइल हैलाइड होता है और दूसरा क्या होता है, अल्कोक्साइड आयन होता है। ये अल्कोक्साइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप को लीव करवा देगा, तो क्या बन सकता है, ये ईथर बन सकता है। लेकिन इस ईथर को बनाने में प्रॉब्लम क्या आता है कि ईथर बनाने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, लेकिन यहाँ पे अगर ये अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री या 2 डिग्री है तो उस केस में एलिमिनेशन फेवर होता है और एलिमिनेशन के प्रोडक्ट एल्कीन मिलते हैं, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट ईथर आपको नहीं मिलता है। तो फर्स्ट केस में SN2 पाथ फॉलो नहीं हो रहा है। सेकंड केस पे आ जाते हैं, NaI एसीटोन। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। एसीटोन क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करता है। I- बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी है और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो ये बेसिकली इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, SN2 रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला भी सेम ही केस है, NaSH SH- बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ पर भी क्या होगा, SN2 होगा। 1 डिग्री में तो SN2 होता ही है, एक बार रिवाइज कर लो। 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है, केवल SN1 होता है। यहाँ पर SN1 बिल्कुल नहीं होता है। तो बात कहाँ पे आती है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड की। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है। और आपको बता रखा है कि जब भी आपके पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिया जाए तो रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। रिएक्शन कंडीशंस को देख के आपको डिसाइड करना है कि SN2 के प्रोडक्ट बनाने हैं या SN1 के। रिएक्शन कंडीशंस बेसिकली आपको कहाँ से पता चल सकता है, जैसे कि सॉल्वेंट, यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो SN1 करवा देते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है मतलब SN2 फेवर करेगा। और फोर्थ ऑप्शन आप देखो, N3 असाइडाइन, ये भी बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और अल्काइल हैलाइड आपको कौन सा दे रखा है, 1 डिग्री। तो ये तो सारी कंडीशन ऐसा है जो SN2 को फेवर कर रही है। बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और सॉल्वेंट भी आपको क्या दे रखा है, DMF डाइमिथाइल फॉर्माइड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन फॉलो होगी, SN2। तो पहले जो सिचुएशन था इसमें SN2 फॉलो नहीं हो रहा था, इसमें एलिमिनेशन में E2 फॉलो होता और बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है इन तीनों में SN2 पाथ को फॉलो करना है और फाइनली प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2, 3, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, आपके पास पेपर है, पेपर में आप इन 4 स्टेटमेंट को देखो। हम केवल यहाँ पे सारे स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे कि सही है या गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अलाइल ब्रोमाइड गिव्स SN1 रिएक्शन बट विनाइल क्लोराइड डज नॉट। अलाइल ब्रोमाइड, तो ये अलाइल होता है, यहाँ पे ब्रोमाइड लगा दो, ये विनाइल होता है, क्लोराइड लगा दो। ये SN1 रिएक्शन करता है लेकिन ये SN1 रिएक्शन नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। ये क्लोरीन को जो आपने कहाँ पे अटैच कर रखा है, सीधा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, तो ये लॉन पेयर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ रेजोनेंस कर रहा है। कार्बन क्लोरीन का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और जहां पे भी लीविंग ग्रुप का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है एक तरीके से। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से होगा क्योंकि जब ये लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। जहां कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है वहां SN1 बहुत अच्छे से हो सकता है। ये ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन पे आ जाओ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड गिव SN1 and SN2 reaction that depends on the structure of the substrate and nature of solvent। ये बोल रहा है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN1 और SN2 दोनों दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। आपको लग रहा है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN1 नहीं देता, SN2 देता है, लेकिन एक ऐसा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जो SN1 भी देता है। जैसे मान लो कि बहुत ही सिंपली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये आप देख लो, इथाइल क्लोराइड, OH- न्यूक्लियोफाइल ले लिया मैंने, बेसिक मीडियम में NOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, नॉर्मली ये कौन सा रिएक्शन हो गया, SN2। और यहाँ पे SN1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है SN1 में, विच इज नॉट स्टेबल। लेकिन एक ये नियोपेंटाइल क्लोराइड का केस आपको बता रखा है। नियोपेंटाइल क्लोराइड आपको लगता क्या है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है
तो कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, SN2। लेकिन आपको बता रखा है कि यहाँ पर SN2 होने का प्रोबेबिलिटी है ना, ये मान लो कि 0.001% ही होता है। यहाँ पर SN2 नहीं होता, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करना होता है। उसका एक ही रीजन है कि जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इसका स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है। स्टेरिक क्राउडिंग अगर बहुत ज्यादा होगा तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो सकता। SN2 मैकेनिज्म में किस तरीके से प्रोडक्ट हम बनाते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वैसे वैसे लिविंग ग्रुप लीव करता है। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए स्टेरिक क्राउडिंग कम होनी चाहिए। इस टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का स्टेरिक क्राउडिंग इतना ज्यादा होता है कि यहाँ पर SN2 प्रोडक्ट आपको कभी मिलते ही नहीं है। तो यहाँ बेसिकली आपको क्या करना है, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट है तो पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट में कार्बोकेटाइन बन सकता है। पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट वाटर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को आयोनाइज करता है। आयोनाइज करने से क्या मिलेंगे आपको, कार्बोकेटाइन प्लस Cl माइनस। हाँ यही है, सॉरी। अब ये कार्बोकेटाइन यहां से रीअरेंज होगा तो एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा इधर, ये कार्बोकेटाइन इधर चला जाएगा। फाइनली इस कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस अटैक कर देगा। तो अटैक करने के बाद ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट हमें मिल गए। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 मैकेनिज्म फॉलो किया है। तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड SN1 एंड SN2 बोथ कैन फॉलो इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अब अगले पे आ जाओ। CH3CHCH CH2Cl react with KCN to form mixture of two isomeric product। एक रिएक्शन दे रखा है और बोला है कि यहां से 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। KCN सॉल्वेंट नहीं बता रखा। तो KCN जब यहां पे अटैक करेगा तो Cl माइनस लीव करेगा। इस पाई बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है तो 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। CH3CH2O CH2Br is less reactive than tertiary butyl bromide for SN1। लेस रिएक्टिव ऊपर वाला बता रखा है। दोनों के केस में आपको SN1 रिएक्शन करवाना है और SN1 के केस SN1 रिएक्शन में पहला वाला लेस रिएक्टिव है या नहीं है ये चेक करना है। तो SN1 करवाने के लिए क्या करना होता है, लिविंग ग्रुप को हटाओ, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाओ। ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, बहुत अच्छा स्टेबल है। लेकिन ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट प्राइमरी होने के बावजूद भी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि क्या लग रहा है, OR का प्लस एम लग रहा है। तो ये जो प्लस एम जहां पे लग रहा है ये कार्बोकेटाइन बेसिकली ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट होगा। इन्होंने क्या बोल रखा है, लेस रिएक्टिव। तो फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किया है, मतलब कि ORM1 पे आ जाओ। काफी सारी रिएक्शन इन्होंने कर रखी है और बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है। तो ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है क्वेश्चन। ORM1, 2, 3 हर किसी का एप्लीकेशन होगा। बहुत सारे रिएजेंट है, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सारी रिएक्शंस पॉसिबल है। C डबल बॉन्ड और Cl एक्सिस ऑफ ETMgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक्सिस आपको दे रखा है। इसके बाद एसिडिफिकेशन करना है, एक्सिस में दे रखा है तो एसिड डेरिवेटिव के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करके पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है जिससे कि कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। कार्बोनिल कंपाउंड में अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और फाइनली अल्कोहल प्रोडक्ट हमें मिलता है। अल्कोहल मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, मतलब कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात हो गई। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से आपको क्या मिल जाएगा, अल्कीन। और अल्कीन में इन्होंने क्या किया, Br2 का एडिशन किया है इन प्रेजेंस ऑफ H2O और बेसिक मीडियम है। फाइनली वापस से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया है। तो प्रोडक्ट B और C आपको बताना है। ये प्रोडक्ट A है, इधर प्रोडक्ट B है और यहां पे प्रोडक्ट C है। तो बताइए प्रोडक्ट A पे आ जाते हैं। ET माइनस अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म हो गया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, फर्स्ट टाइम SN2TH। ET
वापस से ET माइनस अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बार ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, एसिडिफिकेशन कर देंगे तो O माइनस OH में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल बन गया बेसिकली। ठीक है, ये ET आपने अटैच किया, ET अटैच किया, 2 कार्बन पहले से थे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H प्लस हीट, तो O के लॉन पेयर पे H प्लस अटैच होगा, OH गुड लिविंग ग्रुप OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 प्लस यहाँ से लीव करेगा, वाटर लीव करने के बाद क्या बनता है कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन से हीट कर रहे हैं मतलब कि एलिमिनेशन E1 के प्रोडक्ट आपको बनाना है। बीटा कार्बन से H प्लस को रिमूव कर दो, इस बीटा कार्बन से अगर हम H प्लस को रिमूव करते हैं और इस बीटा कार्बन से H प्लस को रिमूव करते हैं तो यहाँ से लेस स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यहाँ से मोर स्टेबल मिलेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आएंगे, तो ये प्रोडक्ट आपने बना दिया। इधर से अगर रिमूव करते हैं तो ये दोनों तरफ इथाइल नहीं, एग्जैक्टली सेम ही प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि सारे के सारे बीटा कार्बन सेम है, तो ये प्रोडक्ट हमें मिल गया 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड एल्कीन आपको मिला है। इसके बाद Br2H2O इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, इससे रिएक्शन करना है, हटा देता हूं ये सब, तो B तो हमने बना दिया, C पे आ जाता है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये तो HOX का एडिशन हो गया, इन दोनों से मिलके क्या बनेगा HOBr, आप अज्यूम कर सकते हो। Br2 अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में तो Br2 से आपको क्या मिलता है Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल और Br माइनस न्यूक्लियोफाइल, लेकिन साथ में वाटर भी प्रेजेंट है, तो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल तो ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा वाटर। Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है विद लॉन पेयर होता है, विद लॉन पेयर वाले में क्या बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, एंटी एडिशन के प्रोडक्ट मिलता है, मैं पूरा मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ। ये इधर बैक साइड से अटैक करेगा, ये इस तरीके से ओपन हो गया, 3 डिग्री पे अटैक करेगा, 2 डिग्री पे क्यों, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है ना, कार्बोकेटाइन जहां ज्यादा स्टेबल बन सकता था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये इधर अटैक करेगा इस तरीके से। ये Br आ गया इधर OH आ गया, अल्टीमेटली यहां से H प्लस एटम लूज कर देगा, लूज करने के बाद वाटर से अल्टीमेट अटैचमेंट न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन होता है OH माइनस ही होता है। बेसिक मीडियम आपने मेंटेन किया तो बेस क्या करेगा OH माइनस है, बेस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, यहां से क्या बन जाएगा O माइनस, इंटरनली न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, इंटरनली लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप को रिमूव कर लेगा, तो बेसिकली इपॉक्सी आपको मिल गया। और इपॉक्सी का क्या करना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है। इपॉक्सी का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करना होता है SN1 या SN2, और वो डिपेंड करता है केवल मीडियम पे, बेसिक मीडियम है तो SN2 और एसिडिक मीडियम है तो SN1। किस तरीके से H प्लस ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैक करेगा, तो बेसिकली ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए 3 बॉन्ड होने के बाद क्या हो जाएगा अनस्टेबल सिचुएशन है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये इपॉक्सी ओपन होगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बेसिकली SN1 अटैक है ना, तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन सकता था। अगर ये रिंग यहाँ से ओपन होती है, लीविंग ग्रुप इस तरीके से लीव करता है तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव करता है तो इधर कार्बोकेटाइन बनेगा। ये जो 3 डिग्री है यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बन सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल वाटर इधर अटैक करेगा और ये ऑपोजिट साइड से ओपन होगा। प्रोडक्ट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह OH ही अटैच होना है, लेकिन यहाँ पे OH ऊपर अटैच होगा और यहाँ पे OH नीचे अटैच होगा, तो फाइनली आपको बस एंटी एडिशन के प्रोडक्ट आपको बना के देना है। तो B तो हमने सॉल्व कर लिया था, C आपको बताना है। C में दोनों कार्बन पे OH प्रेजेंट है, लेकिन एक जगह वेज में प्रेजेंट है, दूसरी जगह डैश में प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसका आंसर अपने पास क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट तो आंसर हो ही गया था और इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल फोर्थ आंसर आपको ये दे रखा है इस तरीके से, एक जगह वेज में प्रेजेंट है और दूसरी जगह डैश में प्रेजेंट है, एंटी एडिशन के प्रोडक्ट आपको मिल गए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एप्लीकेशन था और उसके पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का एप्लीकेशन था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड है। इस पैसेज को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। कंपाउंड ए ऑफ फॉर्मूला C@H14O, एक कंपाउंड है ए C@H14O। तो यहां पर बेसिकली इसका DU कितना हो गया 4। इसी पैसेज में आपको सारी रिएक्शंस दे रखी हैं और रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उनको अपन किस तरीके से इंडिकेट कर रखा है ABCD। क्वेश्चंस में केवल आपसे इतना पूछा है कि ABCD कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, तो सारी जानकारी बेसिकली आपको पैसेज से ही मिलेगी। कंपाउंड ए ऑफ फॉर्मूला C@H14O रिएक्ट्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेसिकली क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ऑक्सीजन के कंपाउंड है तो फाइनली रिडक्शन करके क्या बना देगा, अल्कोहल तक बना देगा। टू यील्ड 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट B and C। तो यहां पर बेसिकली 2 अल्कोहल मिल सकते हैं। हीटिंग आइदर B और C, B और C किसी को भी आप हीट करो विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर अल्कोहल को हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इवन एलिमिनेशन होगा और सेटजेफ एल्कीन आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट हमें बनाना है और इस एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, C8H14। ठीक है, C8H14। तो यहां पे भी इसका DO कितना आ रखा है, 2। अगला, ओजोनोलिसिस ऑफ D प्रोड्यूसेस कीटो एल्डिहाइड। इसको इन्होंने क्या बोल दिया, D। और D का आपने अगर ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलिसिस से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया होगा। प्रोड्यूसेस है एल्डिहाइड आफ्टर ZnH2O ट्रीटमेंट। ठीक है भाई, एल्डिहाइड प्रोड्यूस कर दिया। ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कीटो एल्डिहाइड, इसमें कहीं पे कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है तो कीटो एल्डिहाइड इन्होंने नाम दिया है। और इस कीटो एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन करने के बाद क्रोमियम 6 के कंपाउंड से ऑक्सीडेशन किया है, प्रोड्यूसेस दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। और लास्ट में जो कंपाउंड प्रोड्यूस कर रखा है ये आपको दे रखा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को बैकवर्ड अप्रोच करना पड़ेगा और बैकवर्ड तरीके से अप्रोच करेंगे तब जाके आप इनिशियली ABC फाइंड आउट कर पाओगे। अब क्वेश्चंस इसमें क्या है, क्वेश्चंस आपसे ये पूछा है कि ऑप्शन ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। स्ट्रक्चर ऑफ B और C आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ D आपको बताना है, B, C और D बताना है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हम पता कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करने के लिए ये पैसेज अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। कंपाउंड A है, कंपाउंड A का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन किया, अल्कोहल बन गया। अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, इवन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्वेश्चन है, यहाँ से एल्कीन बन जाएगा। और यहाँ से अगर इसका आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस किया तो एक एल्डिहाइड बन जाएगा। इस एल्डिहाइड में कहीं ना कहीं कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसको एल्डिहाइड बनाने के बाद ऑक्सीडाइज करोगे तो जो कीटो ग्रुप है उसका तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, यहाँ पे बेसिकली एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। इस एल्डिहाइड से आपने क्या बना दिया, ऑक्सीडेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये फाइनल कंपाउंड है। एक बार इसमें मैं कार्बन काउंट कर लेता हूँ, सही है या नहीं है। 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से आ गया 6, ये आ गया 7 और ये 8। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो बताइए यहाँ पे कीटो एल्डिहाइड ऐसा क्या होगा जिसका ऑक्सीडेशन करने के बाद ये फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तो यहाँ बेसिकली एल्डिहाइड प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड में चला जाएगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। डी यहाँ पे है, डी अभी बनाया नहीं हमने। यहाँ पे CH3 है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पे क्या रहा होगा, COH। अब ये किसी के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से बना है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से अगर बना है तो एल्कीन के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से बना होगा। तो इन C डबल बॉन्ड को वापस से आप कंबाइन कर दो। कंबाइन करने से आपको इनिशियली एल्कीन D मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इसको बोल देता हूं मैं 8। तो 2 को कंबाइन करना है 7 के साथ, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ से कंबाइन हो रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। लेट अस से कि ये 2 है, ये 3 4 5 6 7, 2 7 से कंबाइन हो गया। 2 पे क्या अटैच्ड है, एक CH3, और 4 पे भी क्या अटैच्ड है, एक CH3। और 2 और 7 जहाँ से कंबाइन हुआ है वहाँ पे बेसिकली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये आंसर आपने बना दिया, बहुत इजीली बना दिया, प्रोडक्ट D। तो अब प्रोडक्ट D से आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो बताइए प्रोडक्ट D अपने पास क्या, एल्कीन है।
एल्कीन कहां से बना है, किसी पर्टिकुलर बी और सी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन मिला है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पाई बॉन्ड को हटा के H+ और H2 अटैच करना है। डिहाइड्रेशन में वाटर रिमूव किया था, तो वापस से इस एल्कीन का हाइड्रेशन करके वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करके आपको अल्कोहल बनाना है, और अल्कोहल अगर आपने बना दिया तो बी और सी अपने पास आ जाएगा। बी और सी दोनों आइसोमेरिक प्रोडक्ट हैं। तो बताइए अल्कोहल यहाँ पे अपने पास क्या हो सकता है? या तो अपने पास ये CH3 यहाँ पे OH हो सकता है, सिमिलरली इधर OH हो सकता है, या फिर मिडिल में भी OH हो सकता है, जबकि मिडिल में कोई पाई बॉन्ड नहीं है लेकिन OH वहां पे हो सकता है। क्यों? अगर यहाँ पे OH होगा तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से इसकी रिएक्शन करेंगे, OH2+ में कन्वर्ट होगा, लिविंग ग्रुप OH2+ लीव कर गया, कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन माइग्रेट करके 3 डिग्री पे जाएगा, और इस 3 डिग्री के बीटा कार्बन से H+ रिमूव करेंगे तो वापस से यही एल्कीन मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है, और ये पॉसिबिलिटी भी है। यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन करेंगे तो OH2+ लिविंग ग्रुप चला जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे माइग्रेट करेगा, 3 डिग्री पे चला गया। 3 डिग्री पे जाने के बाद साइड में से H+ को रिमूव करने के बाद वो एल्कीन आपको मिल सकता है। तो इन तीनों अल्कोहल में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अब आपको ऑप्शन चेक करना है। तो ऑप्शंस पे आ जाओ, तभी आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शंस में अपने पास मिडिल में OH लगा रखा है, और ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये इसमें नहीं दे रखी, और बाकी और भी पॉसिबिलिटीज दे रखी है, वो सब करेक्ट नहीं है। तो बेसिकली मिडिल में जो OH लगा रखा है ना, केवल यही एक आइसोमर आपको ऑप्शंस में बना के दे रखा है, और इसमें भी बेसिकली 2 ऑप्शंस हैं, और इन दोनों ऑप्शंस को हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड में से एक ही करेक्ट हो सकता है। अब फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है? CH3 ऊपर है, CH3 ऊपर है, OH नीचे है। यहां पे OH ऊपर चला गया। इधर अपने पास क्या है? CH3 ऊपर नीचे कर रखा है, OH यहां पे डैश में है। सिमिलरली इधर भी अपने पास क्या है? डैश में CH3, वेज में CH3, और इसको वेज में OH बना दिया है। इन दोनों में से एक ही पर्टिकुलर ऑप्शन आंसर हो सकता है। अल्कोहल दोनों सेम है, दोनों आइसोमेरिक अल्कोहल है, वहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये आइसोमेरिक अल्कोहल कहां से मिले? LiLH4 के साथ रिडक्शन करने से। तो LiLH4 के साथ अगर अपन रिडक्शन करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? कुछ कार्बोनिल कंपाउंड ही प्रेजेंट होगा। LiLH4 के साथ रिडक्शन किस तरीके से होता है? LiLH4 क्या होता है? हाइड्राइड डोनर, H- अटैक करेगा, O का जो ये पाई बॉन्ड है ब्रेक होगा, तो ये O- एसिडिफिकेशन करेंगे तो O- पे वापस से क्या आ जाएगा? H+। इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड का LiLH4 के साथ रिडक्शन करने से फाइनली अल्कोहल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। लेकिन एक बात पे ध्यान दो कि कार्बोनिल कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल H- अटैक करेगा तो इस प्लेनर कार्बोनिल कंपाउंड पे फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है, बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे H- मतलब कि हाइड्राइड आयन ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे OH फ्रंट में भी हो सकता है, बैक में भी हो सकता है, और जहां पे ये अटैक नहीं करेगा वहां पे कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये देखो कि ये जो CH3 है वेज और डैश में था, ये डैश और वेज में कैसे चला गया? अटैक तो केवल कहां पॉसिबल है? कार्बोनिल कंपाउंड पे, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड पे ही LiLH4 अटैक करने के बाद अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अल्कोहल में OH नीचे भी हो सकता है, अल्कोहल में OH ऊपर भी हो सकता है। अटैक यहां पे हुआ है, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है, लेकिन अटैक जहां पे नहीं होना है वहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो सकता। तो आंसर अपने पास कौन सा हो गया? फर्स्ट, क्योंकि CH3 और CH3 जहां से कनेक्टेड है वहां पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हमने नहीं किया है। यहां पे बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा C डबल बॉन्ड O, और उस C डबल बॉन्ड O का जब रिडक्शन आपने किया तो H- फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। तो O- वेज डायरेक्शन में भी जा सकता है और डैश डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो आइसोमेरिक अल्कोहल B और C, इसके लिए कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट। कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से पढ़ना था, और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद ही आप ये अंदाजा लगा सकते थे कि A, B, C और D ये चारों कंपाउंड क्या हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में भी एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, और कॉम्प्रिहेंशन में ही सारा इंफॉर्मेशन है। कॉम्प्रिहेंशन में ही आपको सारी रिएक्शन दे रखी है। इन रिएक्शन में रिएक्ट करने के लिए सबस्ट्रेट क्या होगा?
और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपको कॉम्प्रीहेंशन में ही फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन में तो आपको सिंपली ये दे रखा है कि प्रोडक्ट ए क्या होगा, प्रोडक्ट बी क्या होगा या प्रोडक्ट सी क्या होगा। तो क्वेश्चन तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके पहले आप कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से देखो। कॉम्प्रीहेंशन में आपको क्या दे रखा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए अपने पास क्या है C5H11Cl। तो यहाँ पर बेसिकली इसका DU कितना हो गया 0। एक ओपन चेन है बेसिकली 5 कार्बन एटम का, और इस 5 कार्बन एटम की चेन में एक जगह क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट करना है। ऑप्टिकली एक्टिव है ये, मतलब कहीं कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक KOH, मतलब अल्कोहलिक KOH की बात है। अल्कोहलिक KOH अल्काइल क्लोराइड के साथ कौन सी रिएक्शन करता है, E2 एलिमिनेशन, क्या मिलेगा सेडजेफ एल्कीन। अब सेडजेफ एल्कीन बनाने के बाद C5H10 ये मिलता है। एक DU आना ही है, बिल्कुल आना है, क्योंकि एल्कीन में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। विच डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में GI भी शो नहीं करता है, OI भी शो नहीं करता है। अब आगे आ जाते हैं। ए ऑन ट्रीटमेंट विद CH3 होल ट्वाइस CuLi। ए अपने पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो और रिएक्शन इसका किससे किया जा सकता है, न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल आपको कहां से मिलेगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। डाइमिथाइल कॉपर लिथियम, यहां से आपको क्या मिलेगा, कॉपर और कार्बन, यहाँ पे बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड या आयनिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा, कॉपर पे पॉजिटिव जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव। CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल यहां से मिल सकता है, और ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को हटा देगा, तो CH3 अटैच हो गया। CH3 अटैच होने के बाद टोटल इसमें कितने कार्बन आ जाएंगे, 6। तो C6H14 ये कंपाउंड यहाँ पे बना दिया, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आपको ये बताना कि ABC का स्ट्रक्चर बताना। ये A है अपने पास, एल्कीन जो बना है ये B है, और ये जो फाइनली ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्केन C6H14 बना है ये C है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ A, और सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ B। अब ये स्ट्रक्चर हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे भी ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन में से आप सेलेक्ट करके इस पैसेज को ट्रू साबित कर दो, तो वही ऑप्शन बेसिकली अपने पास A और B के लिए करेक्ट होगा। अब आप इसमें देखिए, A अपने पास क्या हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड हो सकता है। ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ये, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, और ये लास्ट फोर्थ ऑप्शन। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कंपाउंड A करना है। तो बताइए ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड इनमें से कौन सा है। यहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन हाँ सॉरी, यहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ और सेकंड आप हटा दो, फर्स्ट और इसमें देखो, इसका अगर आप E2 एलिमिनेशन करते हो तो सेडजेफ एल्कीन आपको मिलेगा, और ये सेडजेफ एल्कीन ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ से अगर एल्कीन बनाएंगे मेजर प्रोडक्ट, तो ये मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और इस पाई बॉन्ड के अबाउट GI पॉसिबल है। ट्रांस टू पेंटीन बन सकता है, सिस टू पेंटीन बन सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। यहाँ से अगर आप मेजर प्रोडक्ट बनाओगे तो ये तो हो गया अपने पास अल्फा कार्बन, ये क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको बनाना है, मेजर प्रोडक्ट बनाना। तो इस एल्कीन में इस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड पे GI शो नहीं हो रहा है, कायरल कार्बन नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। इसका मतलब यही अल्काइल हैलाइड हो सकता है A, और इस अल्काइल हैलाइड का इथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव और ज्योमेट्रिकली इनएक्टिव एक सेडजेफ एल्कीन प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे और कौन सा कंपाउंड बताना है आपको, C। ये आपने बता दिया, कंपाउंड A बता दिया, और कंपाउंड B बताना है। तो कंपाउंड B भी हमने बता ही दिया ना, ये एल्कीन बना दिया। तो अब लास्ट पैसेज पे आ जाते हैं। इस पैसेज में विलियमसन ईथर सिंथेसिस का मैकेनिज्म दे रखा है। ये मैकेनिज्म ऑलरेडी हमें पता है, तो बेसिकली पैसेज पढ़ने का तो कोई फायदा होगा नहीं, सीधा आप क्वेश्चन पे आइए। वैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन जो है मैं आपको वापस से बता देता हूँ। यहाँ पे अपने पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम।
और इससे फाइनली आपको क्या प्रिपेयर करना होता है, ईथर। ईथर प्रिपेयर हमें करना है, बहुत ही अच्छा मेथड है ईथर को प्रिपेयर करने का, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप इसका मैकेनिज्म आप एक बार देखो। OH माइनस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोक्साइड आयन में। और क्या प्रेजेंट है, अल्काइल हैलाइड है। अल्कोक्साइड आयन बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छा बेस भी है, वेरी गुड बेस। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तो क्या बन जाएगा, डिजायर्ड प्रोडक्ट ईथर आपको मिल गया। तो बेसिकली यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन अगर पॉसिबल हो सकता है तो अल्कोक्साइड आयन R डैश पे अटैच होके ईथर प्रोडक्ट हमें बना देगा। लेकिन प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि बहुत अच्छा बेस भी है, तो E2 एलिमिनेशन भी हो सकता है, और E2 एलिमिनेशन होगा तो ईथर प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। एलिमिनेशन का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, एल्कीन। एल्कीन में भी कौन सा होगा, सेडजेफ एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो E2 एलिमिनेशन भी हो सकता है और SN2 सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। E2 एलिमिनेशन कब होता है, जब ये R' अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, तो इस केस में मोर हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड के केस में एलिमिनेशन फेवर होता है। एलिमिनेशन के केस में आपको एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है, और ये जो ईथर डिजायर्ड प्रोडक्ट है ये हमें नहीं मिल पाता। तो केवल यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। केवल उसी के केस में SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और फाइनली प्रोडक्ट ईथर हमें मिल सकता है। तो ये कंप्लीट विलियमसन ईथर सिंथेसिस का मैकेनिज्म है, यही आपको पैसेज में दे रखा है। अब क्वेश्चन 1 पे आइए। क्वेश्चन 1 में आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय अबव मेथड। कौन से ईथर को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवा रखा है। ईथर पहले मैं बना देता हूं यहां पे। बताइए ईथर को सिंथेसाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो अल्काइल हैलाइड चाहिए और दूसरा अल्कोक्साइड आयन चाहिए। तो इस ईथर को आप ब्रेक करके एक को अल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दो, दूसरे को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दो, वापस से रिएक्शन करवाओ, और रिएक्शन करवाने से ये ईथर अगर बन जाता है तो बेसिकली आपको अपना आंसर मिल जाएगा। और अगर ईथर नहीं बन पाता, एलिमिनेशन फेवर करता है, तो उस पर्टिकुलर ईथर को इस पर्टिकुलर मेथड से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड। अब देख लेते हैं। फर्स्ट ईथर में एक तरफ 3 डिग्री कार्बन है और एक तरफ 1 डिग्री कार्बन है, तो या तो अपने पास अल्काइल हैलाइड ये हो सकता है और अल्कोक्साइड आयन ये हो सकता है, या फिर अल्काइल हैलाइड क्या हो सकता है, CH3O- ये अल्कोक्साइड आयन हो सकता है, और अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो सकता है। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, क्या होगा, E2 एलिमिनेशन फेवर होगा। E2 एलिमिनेशन से प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, आइसोब्यूटीन। ये अल्फा कार्बन में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसके रेस्पेक्ट में बीटा कार्बन से H+ रिमूव करो, अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप रिमूव करो, और फाइनली अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये अल्कीन हमें मिलेगा। लेकिन यहां से अगर हम चाहें तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से ये पर्टिकुलर ईथर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कैसा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में तो केवल सब्स्टिट्यूशन ही फेवर होगा। सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट ये ईथर हमें मिल जाएगा। तो इस ईथर को तो प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड ईथर को भी प्रिपेयर किया जा सकता है। इसको आप अल्कोक्साइड आयन अज्यूम करो और इसको अल्काइल हैलाइड अज्यूम करो। थर्ड वाले को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी तरफ से आप इसको ब्रेक कर लो, एक तरफ आपको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड मिलेगा और एक तरफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा। जहां पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वहां अल्कोक्साइड आयन की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट ईथर नहीं मिलेगा, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट एल्कीन आपको मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में जो ईथर आपको दे रखा है उसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस पैसेज का। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, विच कॉम्बिनेशन विल बी बेटर टू प्रिपेयर एनिसोल। एनिसोल आपको बनाना है, और कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है। एनिसोल किसको बोलते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर, इसको एनिसोल बोलते हैं। एनिसोल बनाने के लिए इन्होंने 4 कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं। चारों कॉम्बिनेशन में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा अच्छा है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है, फिनॉक्साइड आयन प्लस CH3F मिथाइल फ्लोराइड। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है, ब्रोमोबेंजीन प्लस CH3O- Na प्लस मिथॉक्साइड आयन।
थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है, फिनॉक्साइड आयन या सोडियम फिनॉक्साइड कंप्लीट कंपाउंड होगा और इसकी रिएक्शन आपको करनी है CH3OS डबल बॉन्ड OCH3 से। और फोर्थ ऑप्शन है ए और सी दोनों से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन आप देखिए, क्या इस ऑप्शन से आप एनिसोल को प्रिपेयर कर सकते हो क्या? तो चलो, अल्कोक्साइड आयन तो आपके पास है और एक अल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के केस में SN2 मैकेनिज्म होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होने के बाद ईथर प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया, ये जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है ये तो बहुत ही मजबूत होता है, फ्लोरीन एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे लीव नहीं करेगा। नॉर्मल कंडीशन में फ्लोरीन कभी भी लीव नहीं करेगा तो एनिसोल आप बना नहीं सकते। सेकंड में क्या दिक्कत आएगी कि अल्कोक्साइड आयन आपके पास है, ये इधर अटैक करके इस लीविंग ग्रुप को नहीं हटा सकता, क्योंकि अराइल हैलाइड का केस है। अराइल हैलाइड में कार्बन और हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं। नॉर्मल कंडीशन में अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। थर्ड केस में आ जाते हैं फिनॉक्साइड आयन, और यहाँ पे 1 डिग्री है ये, और इससे एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये इधर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन है ये बेसिकली क्वालिटी रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ से एनिसोल का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ए और सी दोनों ऑप्शन से ये प्रिपेयर किया जा सकता है। सी ऑप्शन से एनिसोल बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन ए ऑप्शन से बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा। फ्लोरीन एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप अगर लीव नहीं करेगा तो फाइनली एनिसोल का प्रिपरेशन नहीं होगा। ये पेपर हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया।